हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एजुकेशन सेकंड पेपर आपका। इसमें PYQs को हम डिस्कस करेंगे और PYQs हैं आपके रिसर्च एप्टीट्यूड के, क्योंकि जो अब आपका पेपर बन रहा है जून 2023 में, जो जिनके भी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो पेपर फर्स्ट तो ठीक आ रहा है, कुछ नए टॉपिक्स ऐसे पूछे जा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें आपकी PYQs से ही हैं। उन्हीं के कॉन्सेप्ट के आधार पर थोड़ा सा हेर फेर करके पूछा जा रहा है। लेकिन अब क्या है, जो सेकेंड पेपर सब्जेक्ट वाला होता है उसमें आपके क्वेश्चन जो है थोड़े डिफरेंट स्टाइल में पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ रिसर्च एप्टीट्यूड के PYQs को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ बाकी चीज़ों को भी समझने की कोशिश करेंगे कि अब किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या क्या क्या संभावना बनती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन जो है आपके फर्स्ट पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे, सेकेंड पेपर एजुकेशन के लिए भी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से आपके क्वेश्चन काफ़ी सॉल्व हो जाएंगे और ये सारे PYQs हैं। तो आज की वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आप लोग के पेपर कैसे हो रहे हैं आप लोग कमेंट में बताइए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं, या अभी जो पेपर होने वाले हैं, आने वाला है अभी आपका एग्ज़ाम, उसमें आपका किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। अगर हो चुका है तो बताइए, और अगर अभी जब होगा तो भी आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आए हैं पेपर फर्स्ट में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इनमें देखिए, निम्नलिखित कथन में से वैज्ञानिक विधि के सोपानों की मुख्य विशेषताओं को पहचानना है। तो देखिए यहाँ पर स्टेप्स हैं, ये 8, इसमें यहाँ पर 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको इनको एलिमिनेट करके पहचानना चाहिए क्योंकि ये 8 ऑप्शन है। अब आपको क्या है कि एक एक क्वेश्चन, और हाँ, अभी भी जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है जून 2023 का, वो भी लेंदी आ रहा है, पढ़ने में टाइम लग रहा है। तो आपकी जो है इस तरह से जब पेपर को हम सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, तो वहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक अपनानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो हम ये जान लेते हैं कि वैज्ञानिक विधि के सोपान। फिर देखिए, वैज्ञानिक विधि के जो सोपान हैं ये कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, पहले नंबर का हुआ। ठीक है, उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव एंड फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं जब हम सिलेक्शन कर लेते हैं प्रॉब्लम का, उसके बाद परिकल्पना का निर्माण करते हैं। ठीक, अब मेथोडोलॉजी आती है जिसमें कि कई एक स्टेप्स होते हैं, जैसे अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करना, फील्ड किस फील्ड से आप करना चाहते हैं, फिर सैंपल और सैम्पलिंग। ठीक है, जब फील्ड डिसाइड हो जाती है उसके बाद सैम्पलिंग, हम कौन सी सैम्पलिंग करेंगे, किस तरह से सैंपल को हमें चूज़ करना है। उसके बाद स्टडी, सिलेक्शन ऑफ स्टडी टूल्स एंड मटेरियल, स्टडी टूल्स हमारे कौन कौन से होंगे जो कि हमारे रिसर्च में यूज़ होंगे, साइंटिफिक प्लान एंड ऑब्जर्वेशन, और फिर है आपका कलेक्शन, डेटा कलेक्शन। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट आता है, फिर नेक्स्ट आता है आपका जनरलाइजेशन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, अब आप इस क्वेश्चन के स्टेप्स को लगा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आप देख लीजिए कि पहला स्टेप हमारा क्या आएगा, समस्या की पहचान और इसमें परिभाषित करना। ठीक है, तो एलिमिनेशन टेक्निक में आपको बता देती हूँ, उसके बाद आप अपना चूज़ करिएगा। तो देखिए, जो पहला ऑप्शन है ना, यही सबसे पहला होगा, तो किस में नहीं है ना, तो ये आपका C में नहीं है, ये कट जाएगा, और यहाँ पर D में, ये A में नहीं है, यहाँ पे कट जाएगा। अब आपको B और D में से ही यहाँ पर चूज़ करना है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करिएगा खुद से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, हम ये देखते हैं यहाँ पर एक अच्छी परिकल्पना के संबंध में सत्य माने जा सकते हैं कौन से कथन दिए गए, यहाँ पर कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें कौन कौन से ऑप्शन हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप कितने ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। तो यहाँ देखिए, जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, इसीलिए मैंने डिटेल आपको नोट्स दे दिया है, शॉर्ट नोट्स की, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और चीज़ें भी समझ में आ जाए। एक अच्छी परिकल्पना तथ्यों से सहमति रखती है, पहला तो यही इसकी विशेषता होती है। दूसरे, अच्छी परिकल्पना प्राकृतिक नियमों या जो सत्य प्रमाणित किए जा चुके हैं उनके विरोध में नहीं होती है। ठीक है, अच्छी परिकल्पना सरल रूप में विकसित की जा सकती है, ये किस पे होती है, डिडक्टिव थिंकिंग पर आधारित होती है। ठीक है, ये जो है डिडक्टिव मतलब जो मैंने बताया ना, निगमन मतलब नियम की तरफ, है ना। तो ये अच्छी परिकल्पना स्पष्ट शब्दों में, मतलब टू द पॉइंट एकदम लिखा होना चाहिए। परिकल्पना की पुष्टि हेतु विधि और प्रविधियाँ शोधकर्ता की पहुंच और उसके नियंत्रण में, मतलब कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे मेथड्स चूज कर लिए जो आपकी पहुंच से बाहर है। परिकल्पना की पुष्टि हेतु जो टूल्स होते हैं प्रभावशाली ढंग से प्रयुक्त किया सकते हैं और सुगमता से इजी वे में उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है।
ये आश्वासन करती है कि उसकी पुष्टि है तो विभिन्न नियंत्रणों को प्रयुक्त किया जा सकेगा। ठीक, अच्छी परिकल्पना अपने चरों की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप में प्रकट करती है। चरों की स्थिति को, वेरिएबल्स की बात कर रहा है कि वेरिएबल्स को यहाँ पे डिफाइन करती है। अच्छी परिकल्पना सिद्धांत, तथ्य, नियम, अवधारणाएं और पोस्टुलेट से स्पष्ट अंतर प्रकट करती है। ठीक है, अच्छी परिकल्पना के न्यादर्श मतलब सैम्पलिंग से प्राप्त जो वो होते हैं, मतलब आपके डेटास होते हैं, इनको प्राप्त करना शोधकर्ता के नियंत्रण अथवा पहुंच के अंतर्गत होते हैं और परिकल्पना का सैद्धांतिक आधार स्पष्ट होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक के अंतर्गत आती हैं। आप देखिए यहाँ पर आप इसको चूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पर देखिए, इसमें आपका जो ये ऑप्शन है यहाँ पर, इसे ज्ञान के वर्तमान सिद्धांत से व्युत्पन्न किया जाना चाहिए, पहला। ठीक है, उसके बाद है आपका सेकंड, इसे निरूपित चरों की भी संबंध है ना, तो वेरिएबल्स की भी संबंध को भी स्पष्ट रूप से यहाँ पर होना चाहिए। और इसे एक सिद्धांत का परीक्षण करना चाहिए या सामयिक मुद्दे, तो ये दो ऑप्शन नहीं है। पांचवा ऑप्शन कह रहा है संक्षिप्त और स्पष्ट तरीके से इसे एक्सप्रेस करना चाहिए, माने ये ऑप्शन आपका बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके, तो आप यहाँ देख सकते हैं ना, ये आपने इसकी जो है देख लिया। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इन ए रिसर्च स्टडी द इफेक्ट ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कौन कौन से हैं 3 इंडिपेंडेंट जो है आपका, देखिए यहाँ पर स्वतंत्र चरों की बात कह रहा है, जिसमें कि आपका जेंडर और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और आपकी कंट्रोल है ना, और फैमिली एंड स्टेटस ऑफ कंट्रोल, ये इसकी स्थिति का प्रभाव सुनिश्चित किया जाना था। यहाँ पर इंटरवल में जो स्केल का यहाँ पर कह रहा है, इंटरवल स्केल का प्रयोग करते हुए आश्रित चर का मापन किया गया। आश्रित चर का मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का मेजर किया गया। इसके सामाजिक विषय के परफॉर्मेंस कौन सी सांख्यिकी प्रवृत्ति उपयुक्त मानी जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर चीज़ें क्या क्या दी हैं, आपको क्वेश्चन कैसे समझना है। 3 तो आपके वेरिएबल्स दिए हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, कौन कौन से हैं देखा आपने, जेंडर की बात करता है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और कंट्रोल की बात करता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल का मेजरमेंट करेंगे, तो इसके लिए कौन सा यहाँ पर कौन सी जो है प्रोसेस यहाँ पर अपनाया जाएगा, कौन सी स्टैटिस्टिकल मेथड अपनाई जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कौन कौन सी टेक्निक, तो ये यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे ये आपकी होती है एफ टेस्ट। ठीक है, ये एफ टेस्ट हम यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, एफ टेस्ट के द्वारा 2 या 2 से अधिक समूहों के साक्ष्यों के मतलब जो एविडेंस है इनके अंतर की सार्थकता, सिग्निफिकेंस की जांच की जाती है। ठीक है, तो टी टेस्ट लगाने पर क्या होगा, श्रम और समय अधिक खर्च होगा। मतलब जो एफ टेस्ट या जिसको एफ रेशियो कहते हैं, जब 2 से अधिक समूह जैसे कि 3 समूह के मीन के अंतर की सार्थकता की जांच करने की आवश्यकता होती है, तो टी परीक्षण से वहाँ पर काम चल तो सकता है, पर ऐसे में क्या होगा 3 टाइम्स टी को हमें मेज़र करना होगा ना, 3T ज्ञात करना होगा, जिससे क्या होगा समय और श्रम अधिक लगेगा, है ना। तो यहाँ पर एफ टेस्ट में क्या होता है, 3 वेरिएबल्स को हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब 2 से अधिक, जैसे कि 3 वेरिएबल है, 3 है यहाँ पर, 3 वेरिएबल्स के जो मीन है इनके अंतर को हम यहाँ पर मेज़र कर सकते हैं किसके, एफ टेस्ट के द्वारा। ठीक है, टी टेस्ट में 2 के द्वारा करते हैं, लेकिन 3 भी कर सकते हैं मगर थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा केस अध्ययन विधि की प्रमुख विशेषता है। तो इसमें देखिए केस अध्ययन में केस स्टडी क्या होती है, जब कोई एक व्यक्ति, एक समूह, एक प्रोसेस या एक समाज, समुदाय या कोई भी एक ऐसी यूनिट हो सकती है जिसका कि हमें डीप में इन डेप्थ जाके जो है स्टडी करनी होती है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, केस की हमें टू डेवलप ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केस, है ना, यहाँ पर उसका जो है डीप में एनालिसिस करना होगा, डीप में स्टडी करनी होगी। ये इसकी जो है व्याख्या हो गई, है ना। तो इस तरह देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आप लोग को दिखने में इसके जो है वर्ड समझ में नहीं आते हैं ना, तो थोड़ा जूम कर लिया करिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्वालिटेटिव रिसर्च की प्रमुख विशेषता है। अब देखिए यहाँ पर क्वालिटेटिव रिसर्च और जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च 2 आपको बताई है ना। तो इसमें देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च में इसकी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, एक प्रकार की रिसर्च है जो व्यक्तियों के व्यक्तिपरक मतलब अनुभव, दृष्टिकोण, अर्थों को समझने में केंद्रित होती है। क्वालिटी मतलब क्वालिटी की बात करता है, तो यहाँ पर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च का उद्देश्य जांच के तहत रिसर्च विषय या घटना की विस्तृत और व्यापक समझ हासिल करना है और मानवीय अनुभव व्यवहार की समृद्धि और जटिलता में ये मतलब यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर को यहाँ पर ये करती है डेवलप जो है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूसरा होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्वालिटेटिव रिसर्च पे ओपन एंडेड प्रश्नों का उपयोग करते हैं, जैसे कि जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं विस्तृत और वर्णनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है,
तो ओपन एंडेड हो गए, मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसा वो नहीं होता है कि आपको बस इतने में ही आंसर देना है। फिर स्मॉल सैम्पल साइज होना चाहिए। यहाँ पर जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है छोटे जो सैम्पल साइज हो उनके लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये इसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं। उसके बाद देखिए कॉन्टेक्सचुअल एंड नेचुरलिस्टिक सेटिंग। क्वालिटेटिव रिसर्च ऑफन कंडक्टेड इन रियल वर्ल्ड, है ना। तो यहाँ पर रियल वर्ल्ड की बात करता है। और गुणात्मक शोध क्या होता है, वास्तविक दुनिया की सेटिंग जैसे घर, कार्यशाला या सामुदायिक सेटिंग्स में आयोजित किया जाता है। ये प्राकृतिक दृष्टिकोण शोधकर्ताओं को व्यक्ति के अनुभव पर पर्यावरण के प्रभाव को समझने में मदद करता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल होता है और इटरेटिव डिज़ाइन होती है, पुनरावृत्त, मतलब यहाँ पर क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है और रिप्लिकेशन होता है, जिससे कि रिसर्चर को उभरती अंतर्दृष्टि अन्वेषण के नए रास्ते के आधार पर अपने व्यूज़ को अनुकूलित करने की अनुमति मिलती है, ठीक है। अगर मतलब ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो उससे क्या होगा, इन डेप्थ जाके वो स्टडी कर सकता है और यहाँ पर अपने उनके तरीकों को संशोधित करने में ये सक्षम बनाता है, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें हो गई। उसके बाद देखिए डेटा कलेक्शन मेथड, यहाँ विभिन्न तरीकों को अपना सकता है, जिसमें कि आप देखिए इसमें कौन कौन से ये होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में कौन कौन से जो है डेटा कलेक्शन के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं। और जो आपकी अलग अलग टाइप के रिसर्च है ना, उसमें भी आपको सबसे पहले यही देखना होता है कि ये क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। तो अब इसमें कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि आपका होता है यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंट स्टाइल्स, है ना। तो इसमें फोकस समूह, ऑब्जर्वेशन और डॉक्यूमेंट एनालिसिस, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। उसके बाद इंडक्टिव एनालिसिस, ये यहाँ पर जो है इंडक्टिव अप्रोच होता है, जहाँ पर थीम, पैटर्न और श्रेणियाँ शोधकर्ता द्वारा पूर्व निर्धारित किए जाने के बजाय डेटा से ही उभरती हैं। यहाँ पर जो रिसर्चर है डेटा में खुद को विसर्जित करते हैं, कठोर विश्लेषण करते हैं, नए सिद्धांतों और परिकल्पनाओं को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें हो जाती हैं। और उसके बाद आपका सब्जेक्टिविटी एंड रिफ्लेक्सिविटी, जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है ज्ञान की व्यक्तिपरक प्रकृति को स्वीकार करता है, मतलब गुणों के आधार पर बात करता है। रिसर्चर की अपनी पृष्ठभूमि, अनुभव, पूर्वाग्रह, अनुसंधान प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च है, यहाँ पर कोई भी ऐसा क्वांटिटेटिव डाटा नहीं है, तो आप क्या है, रिसर्चर बायस भी हो सकता है। तो इस तरह से सब्जेक्टिविटी एंड रिफ्लेक्सिविटी जिसकी बात की गई है कि अपने स्वयं के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, अनुसंधान को कैसे भी आकार दे सकते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिविटी में वो संलग्न होते हैं। थिक डिस्क्रिप्शंस, तो क्वालिटेटिव रिसर्च एम टू प्रोवाइड rich and detailed description of the research participant setting and the phenomena under study। मतलब यहाँ पर एक विस्तृत विवरण, क्वालिटी मतलब काफ़ी डीप में जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम देख सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में। अब देखिए यहाँ पर कौन सी प्रमुख विशेषता है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च की मेन फीचर्स में आपको क्या क्या बताना है। तो देखिए हमने इंडक्टिव पढ़ा, इंटरप्रिटेटिव पढ़ा, पर्सपेक्टिव बेस्ड पढ़ा, है ना। तो इसके हिसाब से यहाँ पर ये ए ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। इनके टर्म्स को जानना आपको ज़रूरी होता है, इसीलिए मैंने इतना आपको यहाँ पर ये डिटेल दिया कि सब्जेक्टिविटी क्या है, रिफ्लेक्सिविटी क्या है ना, और इंटरप्रेटिव है ना, हॉलिस्टिक अप्रोच। तो देखिए यहाँ पर इंटरप्रेटिव क्या है, गुणात्मक शोध व्याख्या और समझ पे जोर देता है ना। आपको पता है क्वालिटी की बात करता है, तो माने कि यहाँ पर कोई भी ऐसी डिजिट के आधार पे बात नहीं होती है, मानव अनुभव व्यवहार की जटिलता को पकड़ने की कोशिश करता है। मतलब इसका जो एम है अलग अलग वेरिएबल्स पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय शोध विषय की जो हॉलिस्टिक जो है यहाँ पर इसको तस्वीर कहना चाहिए, हॉलिस्टिक पिक्चर को यहाँ प्रदान करता है, ठीक है। व्याख्यात्मक और समग्र दृष्टिकोण है ना, समग्र से मतलब ओवर ऑल इन वन है ना, एक में खाली पूरा एक ग्रुप। ये विशेषताएं सामूहिक रूप से गुणात्मक शोध की अनूठी ताकत में योगदान देती हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आया क्वालिटेटिव रिसर्च, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जो रिसर्चर है ये झुग्गी में रहने वाले छात्रों को समायोजन समस्या पर शोध करने की मंशा रखता है। इस प्रकार के अध्ययन में सैम्पलिंग प्रोसेस कौन सा होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए कौन सी सैम्पलिंग प्रोसेस आपको होनी चाहिए जिससे कि किया जा सके आराम से। तो इसमें देखिए यहाँ पे कह रहा है नॉर्मल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमैटिक एंड क्लस्टर। तो देखिए झुग्गी में रहने वाले छात्रों को समायोजन समस्या पर, है ना। तो झुग्गी में रहने वाले जो छात्र हैं इनकी
इनके द्वारा कौन सी सैम्पलिंग होगी, तो ये क्लस्टर सैम्पलिंग होती है, ठीक है। क्लस्टर सैम्पलिंग का यूज़ किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि क्लस्टर सैम्पलिंग का प्रयोग ऐसी पॉपुलेशन के लिए किया जाता है जिनका जो रेंज है, जो फील्ड एरिया है, वो काफ़ी दूर होता है और प्रायः उन सभी से शोधकर्ता का मिलना संभव नहीं होता है। तो वहाँ पर पॉपुलेशन में एक समान विशेषता वाले क्लस्टर का चयन रैंडमली कर लिया जाता है और फिर इस क्लस्टर को किसी एक समान विशेषता के रूप में वर्गीकृत करके एक नया क्लस्टर तैयार किया जाता है। तो जो हमारे जो सैंपल का एक क्या है बनता है, एक मिनिएचर बनता है, ठीक है। फिर इसी तरह से और उसमें से भी सबसेट बनाए जाएंगे और इस तरह से करके ये पूरा एक गुच्छ, जिसको मतलब कहते हैं क्लस्टर बन जाता है ना, समूह जिसको। तो इस तरह से छोटे छोटे ये समूह में बढ़ जाता है और जब काफ़ी वाइड एरिया बिखरा हुआ होता है तो वहाँ पर ये क्लस्टर सैम्पलिंग यूज़ की जाती है ना। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अभी एप्लीकेशन बेस पे ही सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर है, यदि कोई स्कूल शिक्षक शिक्षार्थियों के पिता की आकांक्षा और सामाजिक आर्थिक स्थिति में संबंध के स्तर का पता लगाने की योजना बनाता है तो किस प्रकार की शोध अभिकल्प सर्वाधिक उपयुक्त होगा। अब यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि कौन सी जो है ये मेथड होगी। तो यहाँ पर देखिए इसमें है आपका ये है एक्सपेरिमेंटल, फिर डिस्क्रिप्टिव है और यहाँ पर ये नॉन एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ नॉन एक्सपेरिमेंटल, ये नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है ना। तो और उसके बाद हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन। तो इसमें कह रहा है कि कोई स्कूल शिक्षक विद्यार्थियों के माता पिता की आकांक्षा और सामाजिक आर्थिक स्थिति में संबंध के स्तर का पता लगाने की योजना बनाता है तो किस प्रकार की शोध डिजाइन जो है सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो ये होती है आपके नॉन एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। नॉन एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है कि यहाँ पर स्वतंत्र चरों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है और स्वतंत्र चर की अभिव्यक्ति भी पहले ही हो चुकी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करें तो इस तरह ये ऐसे मतलब ऐसे टाइप के रिसर्च को रेफर करता है जिसमें चर के प्रत्यक्ष हेरफेर या कारण मतलब कॉज इफेक्ट संबंध की स्थापना शामिल नहीं होती है। ये घटनाओं का अध्ययन करने के लिए वर्णनात्मक या सह संबंधी दृष्टिकोण है क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से घटित होते हैं बिना किसी मैनिपुलेशन या कंट्रोलिंग के, ठीक है। यहाँ पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है किसी भी वेरिएबल के लिए। तो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का उपयोग आमतौर पर सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, शिक्षा और मार्केट रिसर्च जैसे विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। यहाँ पर अव्यवहारिक मतलब यहाँ पर जैसे अव्यवहारिक, अनैतिक या चर में हेरफेर करना, नियंत्रित प्रयोग करना ये असंभव हो सकता है, ठीक है। तो इस पर रिजल्ट निकालने के लिए हमें ऑब्जर्वेशन, सर्वे और इंटरव्यू ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कौन सा होगा इसमें ऑप्शन, ये होगा नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कोई भी कॉज एंड इफेक्ट की बात नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में कथनों में से कौन से सही हैं। तो हिस्टोरिकल रिसर्च में यहाँ पर देखिए आपका इसमें कह रहा है अधिकांशतः गुणात्मक प्रदत्तों पर आधारित। तो हाँ बिल्कुल सही बात है ये, है ना। जो हिस्टोरिकल रिसर्च है आपकी क्वांटिटी की बात नहीं करती, क्वालिटी की बात करती है। तो ए ऑप्शन किस में है, 2 में मिल रहा है। फिर परिकल्पना का परीक्षण एक अभिन्न अंग है, यहाँ पर नहीं होता है। प्राप्त परिणामों का अन्य परिस्थिति में सामान्यीकरण भी नहीं होता है। पद्धतियों की वैधता और प्रामाणिकता के लिए परीक्षण किया जाता है। और जहाँ यहाँ पे कह रहा है मेथड ऑफ कंटेंट एनालिसिस यूज्ड टू एनालाइज अ डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर ए, डी और ये ई ऑप्शन दोनों सही हैं। तो इसमें ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। ये भी सही है इसका, ये भी, और डी और ई ऑप्शन यहाँ पर सही है। हिस्टोरिकल रिसर्च आपको पता है किसी शोध अध्ययन में जानकारी, रणनीतियों तथा परिणामों को वैधता प्रदान करने संबंधी विभिन्न अप्रोच के सम्मिश्रण को तकनीकी रूप से संज्ञा क्या दी जाती है। तो इन रिसर्च इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अप्रोच टू प्रोवाइड वैलिडिटी टू इंफॉर्मेशन, स्ट्रेटजी एंड रिजल्ट, टेक्निकली कॉल्ड क्या कहते हैं, तो इसको हम ट्रायंगुलेशन कहते हैं। ट्रायंगुलेशन क्या होता है, यहाँ पर ट्रायंगुलेशन एक नियम होता है जिसके द्वारा गुणात्मक विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से 3 यहाँ पर ये दिए हुए हैं आपको कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अप्रोच होते हैं और इसी को हम ट्रायंगुलेशन यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। तो इससे ये सवाल आता है और इतना ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। शिक्षा में हस्तक्षेप आधारित ये कह रहा है कि इंटरवेंशन बेस्ड एक्शन मतलब एक्शन रिसर्च का सही क्रम क्या है। तो अब इसमें देखिए सर आपका जो है क्रम इसमें दे रखा है। तो एक्शन रिसर्च कहाँ होती है आपको पता है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, क्लासरूम होता है, इंस्टीट्यूट है, कोई स्कूल है, वहाँ पर
एजुकेशन पर्पज़ से वहाँ की समस्याओं का समाधान करने के लिए, जिसमें कि क्विक रिस्पॉन्स हमको मिलता है, वहाँ पर चाहिए होता है, मतलब तुरंत के त्वरित जो है समस्याओं का समाधान किया जाए तुरंत, इमीडिएट, वहाँ पर हम एक्शन रिसर्च का यूज़ करते हैं। अब इसका सही क्रम क्या होता है, ये कई बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है और फर्स्ट पेपर में भी आता है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम प्लान करते हैं, फिर वर्क करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं, देन रिजल्ट आता है ना। और कभी कभी ये आपके ऑप्शन में लिखा होता है प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो अगर रिफ्लेक्ट लिखा है तो भी कंफ्यूज नहीं होना है कि हम फिर ऑप्शन को इधर उधर कर दें। सबसे पहले प्लान आएगा, फिर एक्ट है, वर्क या एक्ट, ACT एक्ट है ना, कार्य करना, और ऑब्जर्व निरीक्षण करना, और उसके बाद रिजल्ट या रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया। और फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, एक जो पॉपुलेशन, इसका आकार 100 है और उनमें से प्रत्येक 5वें व्यक्ति को सैंपल में शामिल किया जाता है। तो इस विधि को क्या कहेंगे, सैम्पलिंग के इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो इसमें देखिए, यहाँ पर ये जो होता है ना, प्रत्येक मतलब हमें जो है इसमें जो कह रहा है सैम्पलिंग का प्रत्येक मतलब 5th, जैसे nth की बात हम करते हैं ना, तो पहले 5वें, यहाँ पर कह रहा है कि 5वें, फिर 10वें, इस तरह से 15वें, मतलब एक सीक्वेंस में बात कर रहा है। तो ये आपका किस में हो जाएगा, ये हो जाता है सिस्टमैटिक या ऑर्डरली, है ना। इस विधि को क्या कहेंगे हम, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहते हैं, ठीक है। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग आपको पता है क्या होती है, सिस्टमैटिक नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग है ना। और इससे संबंधित देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि व्यवस्थित सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल इज सेलेक्टेड व्हेन। तो सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग कब चयन किया जाता है, जबकि यहाँ पर देखिए कई ऑप्शन दिए हुए हैं। ज्यादर्श जो है विधिवत ढंग से अभिलेखित हो, जनसंख्या से लिया, और जनसंख्या समांग मतलब होमोजेनियस क्लास की बात करता है। सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट शुड बी पर्पसफुल वाला तो नहीं होगा, और होमोजेनियस से भी मतलब नहीं है, ठीक है। द सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम ए ड्यूली रिकॉर्डेड पॉपुलेशन, द सब्जेक्ट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द इंटीग्रल सेक्शन। विभिन्न वर्गों में से, ऐसा नहीं है, इसमें ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये वाला होगा कि सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम ए ड्यूली रिकॉर्डेड पॉपुलेशन। अब देखिए यहाँ पर क्यों, क्योंकि सिस्टमैटिक या इसको ऑर्डरली सैम्पलिंग एक ऐसी सैम्पलिंग मेथड है जिसमें कि रैंडमाइजेशन का गुण होता है, और साथ ही साथ इसमें नॉन प्रोबेबल के भी गुण होते हैं। मैंने आपको प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग काफ़ी बताया है, और सैम्पलिंग का एक पूरा लेक्चर है, उसको आप देख लीजिएगा। और साथ ही साथ क्वेश्चन भी उसके हैं PYQs में, पेपर फर्स्ट के लिए करवाया है, लेकिन आपका यहाँ भी काम करेगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, नहीं देखा है तो। क्योंकि सैम्पलिंग से एक सवाल आता ज़रूर है। इस तरह के सैम्पलिंग में क्या होता है, रैंडमाइजेशन हल्का फुल्का होता है, तो कुछ लोग क्या है इसको जो है भूल के मतलब प्रोबेबल में भी मान लेते हैं, है ना। लेकिन ये क्या है, एक नॉन प्रोबेबल मेथड है, ना कि प्रोबेबल मेथड है। और इसमें एक मतलब जैसे कि 5वां फिर 10वां, प्रत्येक nth टर्म की बात की जाती है, ठीक है। nth टर्म के मतलब एक सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होगी, और प्रत्येक उसी क्रम के अकॉर्डिंग ऑर्डर रूप में यहाँ पर ये बात होती है सैम्पलिंग में, ठीक है। तो ये हो गए आपके कुछ क्वेश्चन, जिससे कि आपका कुछ यहाँ पे क्वेश्चन हल हो गए, और आपके कॉन्सेप्ट भी अगर नहीं क्लियर होंगे तो वो भी आज थोड़े क्लियर हो गए, ठीक है। आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक चैनल पर बने रहिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।